Okay, so hello everyone, welcome to another lecture of mechanics of material, and this is lecture number 9. And today learning outcome is Hooke's law and deformation of a body under action of axial load. And लास्ट क्लास में हम लोग ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स देखा था, बट उसमें से 1 और 2 पैरामीटर्स है जो रह गया था, उसको हम लोग आज पहले कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस हुक्स लॉ, है ना, एंड डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी अंडर एक्शन ऑफ axial load. So let us try to see first endurance limit. First endurance limit. First endurance limit. Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंड्योरेंस लिमिट. अब एंड्योरेंस लिमिट किसको बोलेंगे, है ना. सो आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, इट इज द स्ट्रेस लेवल बिलो व्हिच ए मेटल हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेल्यूर अकरेंस एट इनफिनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल्स और अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस. डेफिनेशन कहता है कि इट इज द स्ट्रेस लेवल बिलो व्हिच ए मेटल हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेल्यूर अकरेंस एट इनफिनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल्स और अंडर द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस. एक्चुअली एंड्योरेंस लिमिट कुछ नहीं है, एक क्या है, एक स्ट्रेस लेवल को रिप्रेजेंट करता है. क्या करता है, एक पार्टिकुलर स्ट्रेस लेवल को रिप्रेजेंट करता है जिसके नीचे यदि हम मटेरियल्स को कितने बार भी लोडिंग क्यों न करें वो फेल नहीं होगा. वो क्या होगा, फेल नहीं होगा, है ना. यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये किसी भी मटेरियल्स के लिए क्या है, एसन कर्व है जो ड्रा किया गया है. एसन कर्व क्या होता है ना. एक्चुअली एंड्योरेंस लिमिट फाइंड करने का एक क्या है, तरीका है. एंड्योरेंस लिमिट फाइंड करने का क्या एक तरीका है जिसको हम एसन टेस्ट से फाइंड करते हैं. किससे फाइंड करते हैं, एसन टेस्ट से. ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना. विच टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड द एंड्योरेंस लिमिट, इट इज एसन टेस्ट, है ना. एस मीन्स स्ट्रेस और एन मीन्स नंबर ऑफ साइकिल्स कॉजिंग फ्रैक्चर. अब यहाँ पे आ जाओ, फिगर पे देखते हैं. हमने बाई एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया है और एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ साइकिल्स को रिप्रेजेंट किया है ना. जैसे जैसे नंबर ऑफ साइकिल्स हम बढ़ाएंगे, उस तरह से क्या होगा, फिर इसका जो स्ट्रेस लेवल है वो क्या होगा, रेजिस्टेंस पावर है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा. रेजिस्टेंस पावर क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है मटेरियल्स का वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, है ना. लेकिन एक ऐसा वैल्यू आएगा जिसके बाद यदि कितना भी उसको लोडिंग कर लें, है ना, वो क्या होगा, फेल नहीं होगा, है ना. मतलब स्ट्रेस का एक ऐसा वैल्यू आएगा जिससे कम स्ट्रेस पे यदि उसको हम लोडिंग करें तो क्या होगा, उसमें कभी भी फेल्यूर नहीं होगा, है ना. मतलब मटेरियल कभी भी फेल नहीं करेगा. इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, सिग्मा थ्री के बाद, है ना, सबसे पहले तो क्या हुआ, N1 लोडिंग किया, है ना. N1 N2 N3 क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स है ना. सपोज करो स्टार्टिंग में N1 का वैल्यू 10 है तो 10 के कोरिस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू होगा सिग्मा 1 का. उसके बाद सपोज करो N2 का वैल्यू 15 है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू होगा. उसके बाद N3 है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या है, सिग्मा वैल्यू क्या है स्ट्रेस का, सिग्मा 3 है ना. लेकिन इसके बाद N3 के बाद अगर देखें तो इसका वैल्यू क्या है, सिग्मा 3 का वैल्यू यहाँ समवेयर सपोज करो यहाँ पे अगर लाई करता हो, है ना. तो इस स्ट्रेस लेवल पे यदि किसी मटेरियल को हम कितने बार भी लोडिंग कर लें वो क्या होगा, कभी फेल नहीं होगा. उस स्ट्रेस को क्या बोल देते हैं, एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं, है ना. उसी को बोल देते हैं एंड्योरेंस लिमिट. अब देखो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद क्या रखना है, ये डेफिनेशन आपको देगा, है ना, और उसमें 4 ऑप्शन देगा, है ना, कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, है ना. यील्ड लिमिट हो सकता है, अल्टीमेट लिमिट हो सकता है, एंड्योरेंस लिमिट हो सकता है. इस तरह से वो 4 ऑप्शन बनाएगा, आपको सही ऑप्शन है जो टिक करना होगा,
है ना। तो इसमें कुछ क्या है, आपका पार्टिकुलर पॉइंट है जिसको आपको पकड़ना है ना। पार्टिकुलर पॉइंट को मतलब पार्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर याद रखते हैं तो आप इजीली जो क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे, है ना। जैसे हाई प्रोबेबिलिटी, है ना, इस सेंटेंस को आप याद रखें, हाई प्रोबेबिलिटी। जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखना है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है या नहीं है, या फिर अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, है ना। इतना बड़ा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। आपको जस्ट मतलब कुछ है जो वर्ड यदि याद रख लेते हैं तो इजीली है जो क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे, है ना। यदि हाई प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ हो, अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस लिखा हुआ, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एंड्योरेंस लिमिट के बारे में वो बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, एंड्योरेंस लिमिट के बारे में बात कर रहा है ना। इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है, एंड्योरेंस लिमिट का कहाँ पे यूज करते हैं, आपका रियल इंजीनियरिंग फील्ड में, है ना। रियल इंजीनियरिंग फील्ड में कहाँ पे आप इसका यूज करते हैं, तो सबसे पहले फ्लाई व्हील्स, जो फ्लाई व्हील्स का डिजाइन होता है, फ्लाई व्हील्स का जो डिजाइन होता है उसको किस बेसिस पे करते हैं, एंड्योरेंस लिमिट के बेसिस पे करते हैं। सेकंड है ब्रेकिंग ऑफ वायर अंडर साइक्लिंग लोडिंग, ब्रेकिंग ऑफ वायर अंडर साइक्लिंग लोडिंग, है ना। अभी वायर किसी भी चीज का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, आपका कॉपर का हो सकता है ना। एंड थर्ड वन इज फ्रैक्चर ऑफ टरबाइन ब्लेड्स, फ्रैक्चर ऑफ टरबाइन ब्लेड्स, है ना। क्योंकि टरबाइन में क्या करते हैं हम, लोडिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर जेट, है ना, इन टर्म्स ऑफ वाटर जेट। उस पर क्या करते हैं, टरबाइन ब्लेड पे क्या होता है, वाटर जेट के द्वारा क्या करते हैं, लोडिंग करते हैं, है ना। तो ये सब इसका एग्जाम्पल है एंड्योरेंस लिमिट का जो आपको याद रखना है। ब्रेकिंग ऑफ वायर अंडर लोड, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा देखो यहाँ पे, सपोज करो ये कोई एल्युमिनियम वायर है ना, क्या कोई एल्युमिनियम वायर है। अभी एक ऐसा स्ट्रेस लिमिट होगा इसका वैल्यू जिसके नीचे यदि हम कितना बार भी इसको रिवर्सल का मतलब होता है कि अंडर टेंशन एंड कंप्रेशन, है ना। रिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि लोडिंग है, जो लोडिंग का जो नेचर है वो क्या बार बार चेंज हो रहा है, मतलब कभी टेंशन हो रहा है, कभी कंप्रेशन हो रहा है, कभी टेंशन हो रहा है, कभी कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से उसको क्या करेंगे, लोडिंग करेंगे, है ना। लेकिन एक ऐसा स्ट्रेस लिमिट होगा जिसके नीचे यदि हम इसको लोडिंग करें तो कभी फेल नहीं करेगा, और उस लिमिट को ही क्या बोल रहे हैं, उस स्ट्रेस को क्या बोल रहे हैं, एंड्योरेंस लिमिट बोल रहे हैं, है ना, एंड्योरेंस लिमिट बोल रहे हैं। तो ये तो था इसका डेफिनेशन। किस कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, एसेंट टेस्ट यूज करते हैं इसको फाइंड करने के लिए, है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ाएंगे इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का वैल्यू कमता जाएगा, स्ट्रेस का वैल्यू कमता जाएगा, है ना। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद यदि कितना बार भी इसको लोडिंग कर लें, है ना, ये फेल नहीं होगा। एग्जाम्पल याद रख सकते हैं आप, एंड्योरेंस लिमिट ऑफ माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का एंड्योरेंस लिमिट कितना है, 186 मेगापास्कल, एल्युमिनियम कितना है, 131 मेगापास्कल। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली इसका मतलब है क्या, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि यदि माइल्ड स्टील स्पेसिमेन ले और उसको यदि हम लोडिंग करें 186 से कम, है ना, अगर सपोज करो कि सिग्मा का वैल्यू है जो लेस देन यदि 186 मेगापास्कल है ना, तो उस केस में क्या होगा, कितना बार भी माइल्ड स्टील को हम लोडिंग कर दें वो फेल नहीं होगा, वो क्या होगा, फेल नहीं होगा, अगर स्ट्रेस का वैल्यू क्या 186 से कम है तो। सिमिलर फैशन में आप समझ सकते हैं कि यदि कोई एल्युमिनियम फॉयल है या वायर है, उसको यदि 131 मेगापास्कल से कम स्ट्रेस पे अगर लोडिंग करते हैं तो क्या होगा, वो फेल नहीं होगा, है कि नहीं। यही इसका मतलब है एग्जैक्टली। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इज फटीग, है ना, फटीग। नाउ let us try to see how fatigue is different from endurance limit. endurance fatigue है जो endurance limit से कैसे अलग है। कहता है कि it occur due to cycling and reverse cycling loading। इसका भी रीजन क्या होगा, किसके कारण होगा, साइक्लिंग और रिवर्स साइक्लिंग लोडिंग के कारण होगा, है ना। बट सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैक्चर फेलुअर में अकर, इसमें क्या होगा, फेलुअर हो जाएगा, फेलुअर हो सकता है ना, फ्रैक्चर फेलुअर में अकर इफ टोटल एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी एक्सीड्स द टफनेस। अभी टफनेस क्या होता है, ऑलरेडी हम लोगों को पता है टफनेस क्या होता है। कहता है कि यदि टोटल स्ट्रेन एनर्जी, जैसे किसी भी मटेरियल्स को आप लोडिंग करते हैं, इसको हम यदि लोडिंग कर रहे हैं इस तरह से, इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रहा है। अभी स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है इसको हम डिटेल में देखेंगे जब स्ट्रेन एनर्जी पढ़ेंगे, है ना, सेपरेट चैप्टर है एक स्ट्रेन एनर्जी आपका, तो उसको हम देखेंगे, है ना। अभी इतना ध्यान रखना है कि कोई भी मटेरियल को जब लोडिंग करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, उसमें कुछ न कुछ एनर्जी है जो स्टोर हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, है कि नहीं। टफनेस के बारे में बताया था कि क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व का एरिया ही क्या होता है, टफनेस होता है ना।
तो यही बोल रहा है कि फ्रैक्चर फेलुअर में अकर इफ द टोटल एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी एक्सीड्स द टफनेस, है ना। अगर टफनेस से ज़्यादा इसको लोडिंग कर दिए, है ना, टफनेस से ज़्यादा इसको लोडिंग कर दिए तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये तो था किसके बारे में, फटीग के बारे में, है ना, फटीग के बारे में था। नाउ लेट अस ट्राई टू सी टाइप्स ऑफ फेलुअर इन ए मेटल अंडर एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स, है ना, डायरेक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स। अब देखो जब मेटल की बात करते हैं तो मेटल आपका डक्टाइल भी हो सकता है और ब्रिटल भी हो सकता है कि नहीं। मेटल आपका डक्टाइल भी हो सकता है, ब्रिटल भी हो सकता है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके देखेंगे, है ना। पहले डक्टाइल को देखते हैं, है ना। सो डक्टाइल मेटल का जो फेल्योर होगा, टाइप ऑफ फेल्योर होगा, वो क्या होगा, शियर फेल्योर होगा। किसके कारण फेल होगा, शियर के कारण फेल होगा। आइए हम लोग टेंशन टेस्ट में देखे थे, है ना, कैसा फेल्योर होता है, कप एंड कोन शेप होता है। ऐसा फेल्योर होता है, कप एंड कोन शेप होता है ना, कप एंड कोन शेप होता है। चलो कलर चेंज कर देता हूँ, कप एंड कोन शेप होता है, यहाँ पे देख सकते हो। Now it is visible, कप एंड कोन शेप। ठीक है, चलो। सो टाइप ऑफ फेल्योर डक्टाइल मेटल में कैसा होगा, शियर फेल्योर होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना। देखेंगे जब पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पता चलेगा आप लोग को, है ना। सो टाइप ऑफ फेल्योर क्या होगा, शियर फेल्योर होगा। दूसरी बात कि जो फेल्योर होगा, है ना, वो फेल्योर प्लेन इज एट 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, है ना, विद द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। जैसे यहाँ पे यदि देखें तो आपका डायरेक्शन ऑफ लोडिंग क्या है, डायरेक्शन ऑफ लोडिंग क्या है, डायरेक्शन ऑफ लोडिंग आपका ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ लोडिंग है ना, ये डायरेक्शन ऑफ लोडिंग है, ठीक है। तो जो फेल्योर होगा इसका वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ लोडिंग से 45 डिग्री पे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एंगल याद होना चाहिए। ये जो एंगल होगा कितना डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे होगा, यहाँ से 45 डिग्री पे होगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है ना, डक्टाइल मीटर का फेल्योर प्लेन से क्या एंगल होता है, तो आपको याद रखना है कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री। नाउ कम टू द ब्रिटल मेटल, है ना। ब्रिटल मेटल में टाइप ऑफ फेल्योर होगा क्या होगा, टेंसाइल फेल्योर होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रिटल मेटल होता है वो क्या होता है, टेंशन में वीक होता है। ब्रिटल मेटल टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। इसीलिए जो फेल करेगा, किसके कारण फेल करेगा, टेंशन के कारण फेल करेगा। और टाइप ऑफ फेल्योर जो हो जाएगा क्या होगा, टेंसाइल फेल्योर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्पेसिमेन कंसीडर किया है, ये क्या है, एक स्पेसिमेन कंसीडर किया है जो कि अंडर द एक्शन ऑफ लोडिंग क्या है, पी है ना। दोनों तरफ से इसमें लोड क्या लगा रहे हैं, पी लगा रहे हैं, है ना। दोनों तरफ से लोड क्या लगा रहे हैं, पी लगा रहे हैं, ठीक है। जब लोड लगाएंगे तो क्या होगा, एक डेफिनेट वैल्यू के बाद क्या हो जाएगा, ये फेल कर जाएगा, है ना। डेफिनेट वैल्यू के बाद क्या होगा, फेल कर जाएगा। और यहाँ पे जो फेल्योर प्लेन का जो एंगल होगा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यही आपसे पूछता है। ये नंबर ऑफ टाइम है जो इंजीनियरिंग सर्विस में एसएससी जेईई में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये जो एंगल है आपका, है ना, ये तो फेल्योर प्लेन हो गया, ये आपका क्या हुआ, फेल्योर प्लेन हुआ। ये जो एंगल है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और यू कैन से फेल्योर प्लेन 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। डायरेक्शन ऑफ लोडिंग से ये जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। तो जब ब्रिटल मेटल है तो 90 डिग्री होगा, जब आपका डक्टाइल मेटल है तो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है। नाउ टाइप ऑफ फेल्योर इन मेटल अंडर द एक्शन ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स, है ना। पहला तो हमने देखा अंडर एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स, सेकंड क्या देख रहे हैं, अंडर एक्शन ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स, है ना। दो ही तरह से लोड लगा सकते हैं, या तो टेंसाइल लगा सकते हैं या तो कॉम्प्रेसिव लगा सकते हैं, है ना। सो सबसे पहले देखेंगे डक्टाइल मेटल के लिए। डक्टाइल मेटल में आपका जो फेल्योर होगा वो क्या होगा, कंप्रेशन फेल्योर होगा। क्या फेल्योर होगा, कंप्रेशन फेल्योर होगा, है ना। अगर कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो कैसा फेल्योर होगा, कंप्रेशन फेल्योर होगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्पेसिमेन कंसीडर किया है विच इज अंडर एक्शन ऑफ फोर्स पी। इस पे क्या लगा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स पी लगा रहे हैं, है ना। कंप्रेसिव फोर्स पी लगा रहे हैं। जब कंप्रेसिव फोर्स पी लगाएंगे तो क्या होगा, है ना, ये क्या होगा, बल्ज कर जाएगा। क्या हो जाएगा,
वल्ज कर जाएगा। वल्जिंग कहने का मतलब है कि इसका लेंथ क्या होगा, शॉर्ट होगा, इसका लेंथ क्या होगा, धीरे धीरे शॉर्ट होगा, कुछ इस तरह से क्या होगा, वल्ज कर जाएगा दोनों तरफ से, है ना, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, वल्ज कर जाएगा, है ना। अब देखो इसका जो फेलुअर प्लेन होगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। फेलुअर प्लेन एट 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। डायरेक्शन ऑफ लोडिंग आपका ये है वर्टिकल, यहाँ से कितना डिग्री पे ये फेलुअर प्लेन होगा, 90 डिग्री पे होगा, है ना। ये आपका क्या है, लोडिंग का डायरेक्शन है ना। तो ये जो एंगल होगा आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सो डक्टाइल मेटल अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो फेलुअर प्लेन 90 डिग्री होगा। डक्टाइल मेटल यदि टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तब फेलुअर प्लेन 45 डिग्री होगा, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ ब्रिटल मेटल पे। अगर ब्रिटल मेटल की बात करते हैं, है ना, अगर कोई ब्रिटल मेटल आप लेते हैं और उस पर यदि कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते हैं, तो उसमें टाइप ऑफ फेलुअर होगा जो क्या होगा, शियर फेलुअर होगा। टाइप ऑफ फेलुअर क्या होगा, शियर फेलुअर होगा। अगर ध्यान से देखो तो रिवर्स हो जा रहा है यहाँ से, है ना। टाइप ऑफ फेलुअर क्या हो जाएगा, शियर फेलुअर होगा। और जो फेलुअर प्लेन का एंगल होगा, फेलुअर प्लेन इज एट 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। ये आपका डायरेक्शन ऑफ लोडिंग क्या है, वर्टिकल है ना, यहाँ से 45 डिग्री पे होगा, है ना। ये क्या है, शियर क्रैक है। क्या है, शियर क्रैक है, शियर क्रैक है। शियर क्रैक का जो डायरेक्शन है अगर ध्यान से देखें तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कितना है, मतलब डायरेक्शन ऑफ लोडिंग से कितना पे है, 45 डिग्री पे है ना। तो ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ टुडे डिस्कशन, दैट इज हुक्स लॉ। अभी हुक्स लॉ के बारे में जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ रहे थे डिटेल में, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में देखा था, है ना। अब यहाँ डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है, हुक्स लॉ कहता क्या है ना। हुक्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट a stress is directly proportional to a strain within the proportional limit. Stress is directly proportional to the strain within the proportional limit, है ना, within the proportional limit। कहने का मतलब है कि अगर इसके स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट तो कहता है कि आपका जो स्ट्रेस होगा, सिग्मा जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, है ना। तो एक बात बताओ, यदि हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, है ना। जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम बोल देते हैं ई, उस कांस्टेंट को क्या बोल देते हैं, ई। उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कैपिटल ई से, ठीक है, कैपिटल ई से। तो मैंने यही लिख रखा है, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। इस जो कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए उसको क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, कहता है कि द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेस सस्टेन कर्व इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे हमने माइल्ड स्टील का स्ट्रेस सस्टेन कर्व कंसीडर किया है। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस सस्टेन कर्व कंसीडर किया, आप किसी का भी ले सकते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहली बात कि हुक्स लॉ वैलिड कहाँ तक है, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक। देख सकते हो कहाँ तक वैलिड है, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक। अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक ये क्या है, वैलिड है ना। अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है। इसका मतलब ये बोल रहा है क्या, स्लोप ऑफ द स्ट्रेस सस्टेन कर्व इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यही स्ट्रेस सस्टेन कर्व है। इसका अगर स्लोप हम निकालना चाहें तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो और यहाँ से एक क्या करो, वर्टिकल लाइन ड्रा करो, है ना। तो ये जो एंगल होगा ये तो स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है। इसी को क्या बोल रहे हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो स्लोप है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, है ना। क्या होता है, वर्टिकल अपॉन बेस, है ना। तो वर्टिकल कितना हो जाएगा, सिग्मा। अब बेस क्या है तुम्हारा, स्ट्रेन। बेस क्या है, स्ट्रेन है। यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हुआ, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, है कि नहीं। तो ठीक है। अब देखो इस सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को लिख सकते हैं पी अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया लिख सकते हैं,
है ना, इंटू बराबर ई इंटू, अब देखो एप्सिलॉन नॉट स्ट्रेन क्या होता था, स्ट्रेन होता था चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बटा ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बटा ओरिजिनल लेंथ। तो लिख देता हूँ चेंज इन लेंथ मतलब डिफॉर्मेशन है ना, डिवाइडेड बटा ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल। तो ये जो डिफॉर्मेशन है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इस डिफॉर्मेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑफकोर्स निकाल सकते हैं, कुछ नहीं थोड़ा लेफ्ट राइट कर दो इसको। तो डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी इंटू एल ए इंटू ई, है ना। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है जो आपके बहुत काम का है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब किसी भी मटेरियल को यदि लोडिंग करेंगे तो उसमें जो इलोंगेशन होगा उसका फार्मूला क्या होगा, पी एल अपॉन ए। अब आज के बाद ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, है ना। आज के बाद क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। डेल्टा एल मतलब जो डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन कहने का मतलब है कि आपका इलोंगेशन भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो मटेरियल है जो अंडर एक्शन ऑफ टेंशन है या फिर मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेशन है। अगर मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ टेंशन है तो इलोंगेशन होगा, और यदि मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेशन है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। लेकिन हम दोनों को क्या बोले थे, डिफॉर्मेशन बोले थे। तो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला हो गया पी एल अपॉन ए, पी एल अपॉन ए, है ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट बता सकते हो, है ना। देखो यहाँ से ध्यान से, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट होगा, जो ई का यूनिट होगा, सॉरी चलो, जो ई का यूनिट होगा वो क्या होगा, जो यूनिट स्ट्रेस का होगा वही होगा। मतलब क्या होगा, अगर स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिया हो तो इसका भी क्या होगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा, इसका भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा, है ना। अगर पास्कल लियो, स्ट्रेस का यूनिट पास्कल है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, पास्कल होगा, है ना। मतलब जो यूनिट स्ट्रेस का होगा वही यूनिट क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा, है कि नहीं। ठीक है, सो यही पे मैंने लिखा है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ए। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कुछ मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना। जैसे माइल्ड स्टील है तो माइल्ड स्टील का होता है 200 गीगा पास्कल, 200 गीगा पास्कल, इसका वैल्यू कितना होता है 200 गीगा पास्कल। खास करके स्टील और कंक्रीट, स्टील और कंक्रीट एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए दोनों क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। सो स्टील और कंक्रीट को हम डायरेक्टली याद ही रखते हैं, है ना। ऐसे तो एक चूंकि ये कांस्टेंट है तो क्वेश्चन में आपको देता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी डायरेक्ट इसका वैल्यू पूछ लेता है तो हम याद रखेंगे। तो माइल्ड स्टील का वैल्यू कितना होता है 200 गीगा पास्कल, गीगा मतलब 10 टू द पावर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गीगा, गीगा मीन्स 10 टू द पावर 9, है ना। मेगा मीन्स 10 टू द पावर 6, गीगा मीन्स 10 टू द पावर 9, है ना। ठीक है, एल्युमिनियम का होता है 69 गीगा पास्कल, कॉपर का होता है 117 और आयरन का होता है 2/10। तो एटलीस्ट ये तीन आपको याद होना चाहिए, माइल्ड स्टील, कंक्रीट और आयरन, है ना। माइल्ड स्टील, कंक्रीट और आयरन, ये तीनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। एक्चुअली होगा क्या कि कोई भी आपको एक बार दे देगा और उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ फोर्सेस उसमें एक्ट करेगा, आपको टोटल इलोंगेशन निकालना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, आपको टोटल इलोंगेशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके आप टोटल इलोंगेशन उसमें निकालेंगे, है ना। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है ये देख लेंगे, है ना। सो इट स्टेट्स दैट द रिजल्टिंग स्ट्रेन विल बी इक्वल टू the algebraic sum of strains caused by the individual forces acting along the length of the member, caused by the individual forces acting along the length of the member, acting along the length of the member, है ना। अभी एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे, अभी इसको क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे, है ना। एग्जाम्पल से समझ लेंगे, है ना। सो
इसमें 3 केसेस टोटल कंसीडर करेंगे, टोटल 3 केसेस है जो कंसीडर करेंगे। फर्स्ट केस ले रहे हैं कि व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ई इज सेम, व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ई इज सेम एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मेंबर एंड द लेंथ ऑफ द सेक्शन इज वेरिंग, है ना। फोर्सेस भी वेरी कर रहा है और क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ सेक्शन भी वेरी कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फोर्सेस भी वेरी कर रहा है और लेंथ ऑफ सेक्शन भी वेरी कर रहा है। L1 L2 L3 L4 हमने कंसीडर किया है ना। फोर्सेस देखो हर एक मेंबर में क्या है, फोर्स वेरी कर रहा है। यहाँ पे 8 किलोमीटर है, यहाँ पे 4 किलोमीटर है, यहाँ पे 2 किलोमीटर है ना, यहाँ पे 4 किलोमीटर है कि नहीं। सो इसको देखते हैं, उसके पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि बोल क्या रहा है। अब देखो ये नंबर ऑफ मेंबर क्या है, कनेक्टेड है, और उसमें नंबर ऑफ फोर्सेस भी है जो इसमें क्या है, लग रहा है। उसके कारण जो भी डिफॉर्मेशन आएगा वो सब को क्या करेंगे, निकाल कर क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, है ना। सब डिफॉर्मेशन निकाल कर क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल इलोंगेशन निकल जाएगा। टोटल इसमें क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन निकल जाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि यदि टोटल डिफॉर्मेशन सपोज करो डेल्टा है, टोटल डिफॉर्मेशन सपोज करो डेल्टा है ना, डेल्टा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इंडिविजुअल सेक्शन में निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। इंडिविजुअल सेक्शन में निकाल के क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, है ना, ठीक है। अब डेल्टा क्या होता है, इसको और क्या लिख सकते हैं, PL अपॉन ए लिख सकते हैं। हर सेक्शन के लिए अलग अलग होगा, हर सेक्शन के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, है कि नहीं। इसको और यदि एलोबरेट करना है तो क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग यदि करना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट केस में हमारा ए और ई वेरी कर नहीं रहा है ना, और सेक्शन ए और ई क्या है, सेम है, तो अब इसको हम बाहर लिख सकते हैं। 1/a को क्या कर सकते हैं, बाहर हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। उसका जो भी अंदर बचेगा क्या क्या वेरी करेगा, लेंथ, यहाँ फर्स्ट केस में हमारा लेंथ वेरी कर रहा है और फोर्सेस वेरी कर रहा है, तो लिख सकते हैं P1L1 प्लस P2L2 प्लस P3L3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। ये कहाँ तक जाएगा, है ना, जितना सेक्शन होगा, है ना। लास्ट सेक्शन मान लेते हैं कि N है, उसमें फोर्स Pn लग रहा है और लास्ट का जो लेंथ है Ln है ना। सो ये P1L1 P2L2 P3L3 डॉट 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 PnLn है कि नहीं। तो ये तो क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ये क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया, है ना। जहाँ पे आपका Pn क्या है, Pn क्या है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन nth सेक्शन। अभी एग्जाम्पल जब सोल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फोर्सेस एक्टिंग ऑन nth सेक्शन, nth सेक्शन, है ना। Ln क्या है, लेंथ ऑफ सेक्शन n, लेंथ ऑफ सेक्शन n, है, जो लास्ट सेक्शन है उसका लेंथ है, ये वेरी करेगा। इसमें L1 L2 L3 कुछ भी हो सकता है, P1 P2 P3 कुछ भी हो सकता है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, है ना, इससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा, काफ़ी है जो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मेंबर है ना, जो वेरियस सेक्शन का बना हुआ, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन का बना हुआ, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है ना। AB BC CD और D, हमको क्या करना है, टोटल इलोंगेशन निकालना है, टोटल इलोंगेशन निकालना है। इसका लेंथ क्या है, L1 L2 L3 L4 है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो P1 P2 P3 ये सब का वैल्यू निकालना है ना, सबका। P1 P2 P3 करने का मतलब है, P1 क्या है, AB सेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, P2 क्या है, BC सेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, CD में कितना लग रहा है वो P3 है, और DE में कितना लग रहा है वो P4 है। यानी आवर फर्स्ट टारगेट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन फोर्सेस इन इंडिविजुअल सेक्शन, इन इंडिविजुअल सेक्शन, है ना। जो इंडिविजुअल सेक्शन में फोर्सेस लग रहा है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे। एक बार यदि इंडिविजुअल सेक्शन में फोर्सेस फाइंड कर लिया, फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएगा, काफ़ी सिंपल हो जाएगा, है ना। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे कैसे निकालेंगे। अब देखो
इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे 8 किलो न्यूटन है, यहाँ 4 किलो न्यूटन है, यहाँ 2 किलो न्यूटन है, यहाँ 2 किलो न्यूटन है, यहाँ भी 4 किलो न्यूटन है। तो सबसे पहले आपका जो काम करना है, जो सबसे पहले आपको काम करना है वो ये करना है कि चेक करना है कि आपका जो दिया हुआ मेंबर है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, है ना। योर फर्स्ट टारगेट इज टू चेक इक्विलिब्रियम, चेक इक्विलिब्रियम ऑफ मेंबर, चेक इक्विलिब्रियम ऑफ मेंबर, है ना। अभी कैसे पता चलेगा कि मेंबर हमारा इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, है ना। तो टोटल फोर्सेस आपका जो जितना फोर्सेस आपका लेफ्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, जितना फोर्सेस आपका लेफ्ट राइट डायरेक्शन में होना चाहिए उतना ही फोर्सेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, लेफ्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। यदि दोनों सेम है तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। जैसे यहाँ पे चेक करते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में कितना किलो न्यूटन बताओ, 8 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन, कितना हो गया 8 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन, कितना हो गया 10 किलो न्यूटन, है ना। यानी लेफ्ट डायरेक्शन में टोटल कितना है, 10 किलो न्यूटन है। इसका मतलब ये हुआ कि सर राइट डायरेक्शन में भी 10 किलो न्यूटन होना चाहिए, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखते हैं, देखो 4 किलो न्यूटन यहाँ पे हो गया और 2 किलो न्यूटन यहाँ पे हो गया, 4 और 2 6 और 4 किलो न्यूटन यहाँ पे हो गया, 6 और 4 कितना 10, तो इधर भी कितना हो गया 10 किलो न्यूटन हो गया, है ना। तो क्या देखें, देखें कि लेफ्ट और राइट में दोनों फोर्सेस क्या है, सेम है, तो हम बोलेंगे कि जो सिस्टम है अंडर इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, यह जो एक्सेलरेट करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज, है ना। तो वैसा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं होगा, वैसा कभी भी केस वैसा नहीं आएगा, ठीक है। सो लेफ्ट और राइट फोर्सेस पहले चेक करना सेम है कि नहीं है ना, तो सेम तो होना ही है। उसके बाद क्या करेंगे, इंडिविजुअल फोर्सेस निकालेंगे। अब देखो इसका एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं या तो राइट से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। या तो लेफ्ट पोर्शन से स्टार्ट कर सकते हैं या तो राइट पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी किधर से आप कंफर्टेबल हैं इस बात पे डिपेंड करता है ना। हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, है ना, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, है ना। सो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी सेक्शन को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखना है ना। अगर एक क्वेश्चन सही से समझ जाते हो तो ऐसा हजारों क्वेश्चन बना सकते हो, है ना, इसलिए ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। तो लेफ्ट से इसको कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा सबसे पहली बात कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लेफ्ट से ही करना है ना। आप राइट से भी कर सकते हो, है ना, लेकिन किसी एक साइड से तो देखना पड़ेगा ना। तो चलो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने सबसे पहले कंसीडर किए हैं। अब देखो ए बी पे जो इस फेस है इस पे कितना लग रहा है, 8 किलो न्यूटन लग रहा है, 8 किलो न्यूटन लग रहा है। तो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए, है ना, 8 किलो न्यूटन लेफ्ट लग रहा है तो 8 किलो न्यूटन क्या होना चाहिए, राइट भी लगना चाहिए। तो 8 किलो न्यूटन हमने राइट की तरफ लगा दिया, 8 किलो न्यूटन क्या किए, राइट की तरफ लगा दिया, है ना, ठीक है। अब देखो तो P1 तो निकल गया, P1 हमारा निकल गया कितना 8 किलो न्यूटन। फोर्सेस इन सेक्शन ए बी दैट इज O1, इसको हमने O1 नाम रख दिया, कितना निकल गया 8 किलो न्यूटन। अब देखो BC को कंसीडर करते हैं। अगर BC को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, BC पे अगर जो हमारा पेरेंट सेक्शन है, ओरिजिनल सेक्शन है, वहाँ पे क्या है 4 किलो न्यूटन राइट साइड लग रहा है। 4 किलो न्यूटन क्या लग रहा है, राइट साइड लग रहा है ना। कर्सर को ध्यान से देखना है, 4 किलो न्यूटन राइट साइड लग रहा है ना। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 किलो न्यूटन राइट साइड लग रहा है ना। इसका मतलब सर ये हुआ कि हमें 4 किलो न्यूटन क्या होगा, लेफ्ट साइड लगाना पड़ेगा, है ना, लेफ्ट साइड लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या किए, 4 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड लगा दिए। अब देखो ये दोनों को ऐड करो, इस दोनों को अगर ऐड करो तो 8 किलो न्यूटन राइट साइड अब 4 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड, 8 माइनस 4 कितना 4 किलो न्यूटन। रिजल्टेंट हमेशा बड़ा की तरफ लाई करता है, तो देखो 4 किलो न्यूटन हो गया राइट साइड की तरफ, है ना। यानी हमारा बनाया हुआ जो क्या है सही है ना। अब देखो एक बार यदि 4 किलो न्यूटन ये डिसाइड हो गया तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार क्या होगा, इसके अपोजिट में 4 किलो न्यूटन लगेगा, है ना। राइट साइड के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, इधर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है ना। जब हम लेफ्ट से एनालाइज करें तो राइट साइड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार क्या होगा, ए इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 किलो न्यूटन ए साइड हुआ, लेफ्ट साइड हुआ, तो यहाँ 4 किलो न्यूटन राइट साइड हो गया। नाउ कम टू द सेक्शन थर्ड सेक्शन कंसिडर करते हैं, है ना। यहाँ पे देखो ओरिजिनल सेक्शन में आ जाओ, थर्ड सेक्शन सी पे अगर हम देखें तो 2 किलो न्यूटन राइट साइड है, 2 किलो न्यूटन क्या है, राइट साइड है ना। जबकि यहाँ पे देखें सी पे तो 4 किलो न्यूटन राइट साइड है ना। इसका मतलब ये हुआ
कि राइट साइड 2 किलोमीटर लाने के लिए, राइट साइड 2 किलोमीटर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर लेफ्ट लगाना पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर हमने लेफ्ट लगा दिया। अब देखो चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ो, ये दोनों को क्या करो, ये दोनों को जोड़ो। 4 किलोमीटर राइट साइड, 2 किलोमीटर लेफ्ट साइड, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 किधर, राइट साइड, हो गया कि नहीं, तो बैलेंस हो गया। नाउ इसका मतलब देखो, तो सी भी हो गया है ना, थर्ड पार्ट भी हम सोल्व कर लिए। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है, डी है, डी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें डी पे, तो 2 किलोमीटर लेफ्ट साइड लग रहा है, 2 किलोमीटर लेफ्ट साइड लग रहा है ना। अब देखो यहाँ पे तो क्या है, 2 किलोमीटर राइट साइड लग रहा है। अब हमें रिजल्टेंट लाना है 2 किलोमीटर लेफ्ट साइड, यहाँ पे 2 किलोमीटर राइट साइड लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 किलोमीटर लेफ्ट साइड हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। अब देखो ये दोनों को ऐड करो, ध्यान से अगर ऐड करो तो 4 किलोमीटर लेफ्ट साइड और 2 किलोमीटर राइट साइड, तो रिजल्टेंट क्या होगा, लेफ्ट साइड की तरफ होगा 2 किलोमीटर, जो कि सही भी है। देखो आ गया 2 किलोमीटर लेफ्ट साइड की तरफ, है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये टोटल बनाया हुआ सही है कि गलत है, हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 4 किलोमीटर क्या आ गया, लेफ्ट साइड आ गया, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार क्या होगा, राइट साइड 4 किलोमीटर लगेगा। देखो 4 किलोमीटर लगा दिए। अब देखो फाइनली क्या हो गया, इससे मैच कर गया, इससे क्या हो गया, मैच कर गया। इसका मतलब हम जो भी एनालिसिस किए हैं वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। जो भी एनालिसिस किए हैं क्या है, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि फाइनल वैल्यू हम जो सोल्व किए क्या हुआ, इससे मैच कर गया, मैच करना भी था। इसका मतलब P1 P2 P3 सब का वैल्यू हम निकाल लिए है ना। और जब P1 P2 P3 P4 निकल गया और L1 L2 L3 L4 का वैल्यू वो देगा क्वेश्चन में, तो टोटल इलोंगेशन क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। तो ये तो था एनालिसिस का पार्ट। अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बार बार आप देखिए, है ना, समझ में आ जाएगा आपको। एक और दो बार में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान से इसको देखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, अच्छा एक बात बताओ, इसमें और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए वो कहीं से भी इसको फ्रेम आउट कर सकता है ना। किसी पार्टिकुलर सेक्शन में फोर्स पूछ लेगा, सपोज वो बोल देगा कि CD में फोर्स कितना है, तो आपको इसी तरह से एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। बोलेगा BC में फोर्स कितना लग रहा है, तो इस तरह से एनालाइज करके आपको निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना, ठीक है। नाउ कम टू द केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन मेंबर एंड E इज सेम, है ना। मतलब फोर्सेस भी सेम है और E भी सेम है ना। E सेम कहने का मतलब क्या है, E सेम कहने का मतलब है कि आपका मटेरियल सेम है। मटेरियल क्या है, सेम है, मतलब सेम मटेरियल का मेंबर है जो बना हुआ है। ये एल्युमिनियम भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। यहाँ वेरी क्या कर रहा है, यहाँ वेरी कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ, है ना। देखो यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है और लेंथ वेरी कर रहा है ना। तो यहाँ पे 3 सेक्शन हमने कंसीडर किया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। यहाँ पे निकालना क्या है, टोटल इलोंगेशन निकालना है, टोटल इलोंगेशन निकालना है। तो टोटल इलोंगेशन सपोज कीजिए कि डेल्टा है, टोटल इलोंगेशन क्या है, डेल्टा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सेक्शन में निकाल कर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। टोटल सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ओवरऑल इलोंगेशन निकल जाएगा, ओवरऑल इलोंगेशन निकल जाएगा, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, PL/A लिख सकते हैं, PL/A लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या वेरी कर रहा है ना। यहाँ पे फोर्सेस तो सेम है, E भी सेम है, तो जो सेम है उसको हम बाहर ला सकते हैं, जो सेम है उसको हम बाहर ला सकते हैं, क्योंकि ये वेरी कर नहीं रहा, तो इसको क्या करें, बाहर ले आते हैं। P और E क्या सेम है, तो इसको हम बाहर ले आए। बाकी वेरी क्या कर रहा है, L वेरी कर रहा है ना, और A वेरी कर रहा है, तो इसको अंदर रख सकते हैं। तो L1/A1 आ जाएगा, प्लस L2/A2 आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। यदि n सेक्शन है तो क्या हो जाएगा, ln/n हो जाएगा। वेरी सिंपल है कि नहीं। तो इस पे क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे कल की क्लास में, बट ये इसका क्या हो गया, एनालिसिस हो गया। एनालिसिस आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब देखो केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, यहाँ पे सब वेरी कर रहा है ना। सब वेरी करने का क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा बराबर क्या पढ़े हो, PL/A ही पढ़े हो, है ना। तो यहाँ पे लोड भी वेरी कर रहा है, लेंथ भी वेरी कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वेरी कर रहा है और ये भी वेरी कर रहा है।
है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा है और ये भी वेरी कर रहा है। तो देखो, है ना, L1 L2 L3, है ना, इस तरह से Ln सेक्शन तक कंसीडर कर सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पे देखो ये स्टील का बना हुआ है, मैंने बोला था कि अगर ये वेरी करेगा इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का बना होगा, है ना। तो फर्स्ट सेक्शन ये भी है जो स्टील का बना हुआ है, BC है जो क्या है, ब्रास का बना हुआ है, और आपका CD है जो किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है। इसका मतलब सब का वैल्यू क्या होगा, E का अलग अलग होगा, सबका E क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना, सबका E क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। अगर इसको एनालिसिस करें हम तो क्या लिख सकते हैं बताओ, डेल्टा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हम सोल्व भी कर देंगे बाद में। डेल्टा बराबर क्या लिख सकते हैं, सब का इंडिविजुअल डेल्टा निकाल कर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। अब चूंकि इसमें सब वेरी कर रहा है, सब इसमें वेरी कर रहा है, कुछ भी सेक्शन इसमें कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आना है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबको निकाल के जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखें, P1 L1 डिवाइडेड बटा A1 E1 प्लस P2 L2 डिवाइडेड बटा A2 E2 E2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा, Pn Ln डिवाइडेड बटा An En, है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो रहा इसका एनालिसिस के बाद। अब देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन कंसीडर किया है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या है, ए बी सेक्शन में तुम्हारा 8 किलो न्यूटन लग रहा है ना। यहाँ पे BC में देखो 2 किलो न्यूटन यहाँ लग रहा है और 4 किलो न्यूटन यहाँ लग रहा है और 10 किलो न्यूटन यहाँ लग रहा है। तो सबसे पहले क्या बताए थे, सबसे पहले बताए थे हमें P1 P2 P3 का वैल्यू निकालना है, सबसे पहली बात, है ना। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि टू चेक द इक्विलिब्रियम, टू चेक द इक्विलिब्रियम, टू चेक इक्विलिब्रियम, है ना। तो टोटल राइट की तरफ कितना फोर्स लग रहा है और टोटल लेफ्ट की तरफ कितना लग रहा है, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखियो सबसे पहले राइट की तरफ देख लो, 4 किलो न्यूटन यहाँ पे है, 4 किलो न्यूटन क्या है यहाँ पे है, और 8 किलो न्यूटन यहाँ है, तो 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया, यानी 12 किलो न्यूटन तो आपका राइट साइड लग रहा है। तो लेफ्ट साइड भी 12 होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए। देखो 10 किलो न्यूटन यहाँ पे है और 2 किलो न्यूटन यहाँ पे है, तो कितना हो गया, 10 और 2 12 किलो न्यूटन, दोनों क्या है, बराबर है ना। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। अब रही इसको एनालिसिस की बात, है ना, इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ए बी कंसीडर कर लो, सबसे पहले क्या करो, ए बी कंसीडर कर लो, सबसे पहले ए बी कंसीडर कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले ए बी कंसीडर करते हैं, तो इधर कितना लग रहा है, 8 किलो न्यूटन लग रहा है, कॉम्प्रेसिव है तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार क्या होगा, इधर भी 8 किलो न्यूटन लगेगा, अपोजिट में। चलो इसको 1 देता हूँ, इसका मतलब P1 तो निकल गया, P1 कितना हो गया, 8 किलो न्यूटन हो गया, है ना। ये अलग बात है, कॉम्प्रेसिव होगा, है ना, इसका नेचर क्या होगा, कॉम्प्रेसिव होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मेंबर को इनसाइड की ओर पुश कर रहा है, तो फोर्सेस का नेचर क्या होगा, कॉम्प्रेसिव होगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ इलोंगेशन ना होके कॉन्ट्रैक्शन होगा। नाउ कम टू द BC पार्ट, कम टू द BC पार्ट, है ना, ध्यान से देखना है BC पार्ट, है ना। अब देखो BC में ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ओरिजिनल में कितना है, 2 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड है, 2 किलो न्यूटन क्या है, B पे देखो ध्यान से लेफ्ट में है, जबकि यहाँ पे 8 किलो न्यूटन लेफ्ट में है ना। हमको रिजल्टेंट 2 किलो न्यूटन लाना है लेफ्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें राइट साइड में क्या लगाना पड़ेगा, 6 किलो न्यूटन लगाना पड़ेगा, 6 किलो न्यूटन लगाना पड़ेगा। ये दोनों को ऐड करो, अब आ जाएगा वापिस, ये रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना। 8 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड, 6 किलो न्यूटन राइट साइड, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, 2 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड। देखो यहाँ पे 2 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड है कि नहीं। अब न्यूटन थर्ड राइट फेस के बारे में सोचना ही नहीं है, राइट फेस के बारे में सोचना ही नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, 6 किलो न्यूटन हो जाएगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन होगा, है ना। इधर राइट का है तो इधर लेफ्ट का होगा। तो चलो P2 भी निकल गया, P2 भी आपका निकल गया, कितना, 6 किलो न्यूटन। नेचर क्या है, कॉम्प्रेसिव है,
देख के ही पता चल रहा है ना। नाउ कम टू द CD पार्ट, CD पार्ट है ना, डॉट नहीं रखना, एक एक चीज क्लियर करते जाना है, फिर इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। CD पार्ट, ओके। सो CD में देखें अगर ध्यान से तो C पे कितना लग रहा है, 4 किलोमीटर राइट साइड लग रहा है, 4 किलोमीटर राइट साइड लग रहा है ना, जबकि यहाँ पे 6 किलोमीटर लेफ्ट साइड है, 6 किलोमीटर लेफ्ट साइड है। हमें रिजल्टेंट 4 किलोमीटर राइट साइड लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें राइट साइड कितना लगाना पड़ेगा, सॉरी मतलब राइट साइड कितना लगाना पड़ेगा, 10 किलोमीटर। देखो ध्यान से, नहीं 10 किलोमीटर, क्योंकि 10 किलोमीटर माइनस 6 किलोमीटर कितना, 4 किलोमीटर, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट साइड की तरफ है ना। 10 माइनस 6 4, देखो यहाँ पे 4 आ गया, मैच कर गया। इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कितना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब क्या ये मैच कर रहा है इससे, देखो 10 किलोमीटर लेफ्ट साइड है, 10 किलोमीटर लेफ्ट साइड है, इसका मतलब दोनों क्या हो गया, मैच कर गया। और मैच कर गया इसका मतलब क्या, हमारा बनाया हुआ क्या है, बिल्कुल सही है। जो भी हमने सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल क्या है, सही है ना। अब देखो यहाँ से और कैसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, वो पूछेगा कि इसमें से कौन सा मेंबर है जो कॉम्प्रेसिव है ना। ये अलग बात है, यहाँ पे सब मेंबर क्या है, कॉम्प्रेसिव में, अंडर एक्शन ऑफ कंप्रेशन है, क्योंकि सब में फोर्सेस क्या आ गया, सेम, मतलब कॉम्प्रेसिव फोर्सेस आ रहा है ना। लेकिन जब ये नंबर ऑफ सेक्शन यहाँ पे रहेगा तो कुछ में फोर्सेस कॉम्प्रेसिव भी आएगा, कुछ में टेंसाइल भी आएगा, है ना, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, इस तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद मतलब आपको पता चलेगा कि कौन सा मेंबर है जो अंडर एक्शन ऑफ कॉम्प्रेसिव है और कौन सा मेंबर है जो अंडर एक्शन ऑफ टेंसाइल है ना। दूसरी बात पूछेगा कि कौन सा मेंबर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कौन सा मेंबर में आपका इलोंगेशन हो रहा है ना। तो भी इसी तरह से एनालिसिस करेंगे, है ना। यदि नेचर ऑफ फोर्सेस हमारा टेंसाइल आ जाएगा, इसका मतलब उसका क्या होगा, इलोंगेशन होगा। और यदि नेचर ऑफ फोर्सेस है जो कॉम्प्रेसिव आ जाएगा, इसका मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, है कि नहीं। सो इसको अच्छे से समझना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना। यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है ना, तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। क्योंकि हमारे लिए आप सिर्फ यही काम कर सकते हैं, है ना। इसको एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके, इसके लिए आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दूसरी बात कि आपका फीडबैक हमें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मोटिवेट करने के लिए आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो आप कमेंट सेक्शन है जो हमेशा ओपन रहता है, उसमें आप अपना कमेंट लिखिए, जो भी आपको अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है, जो भी सजेशन लगता है, वो आप लिखना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, है ना। बिकॉज दैट थिंग्स मोटिवेट मी टू वर्क फॉर ऑल ऑफ यू, है कि नहीं। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडे क्लास, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टुडे क्लास। जो भी हमने आज थ्योरी क्लियर किया है, केस 1, केस 2, केस 3, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।